जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो ये है हमारा ऑप्टिक्स का नया लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे कुछ एडवांस फिनोमिना की। अब यहाँ पर एनडीए में ज़्यादातर चीज़ें आपकी जो 10th क्लास तक की पूछ ली जाती हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो 12th क्लास तक की भी आ जाती हैं, तो उनको हम सिंपल सा थोड़ा थोड़ा देख लेंगे और फिर चलेंगे इसके आगे। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा भयानक नहीं आने वाला है, तो आपको डरना नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा। 12th क्लास का सिंपल क्वेश्चन होगा जो इसमें से ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर सिंपल सा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है लेंस के अंदर, वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है लेंस के लिए जब हम एक दूसरे का यानी डिस्टेंस वगैरह निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन लेंस मेकर का फॉर्मूले का मतलब ये है कि लेंस बनाते समय या लेंस बनाने वाले जिस फॉर्मूले का यूज़ करके लेंस को बनाते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। तो यहाँ पर सब ध्यान रखा जाता है कि लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी। अब उस लेंस की फोकल लेंथ को निकालते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि जो हम ग्लास यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और साथ में फिर उसके जो हम कर्वेचर हैं दोनों साइड के, उसकी रेडियस कितनी है, तो उसको देखते हुए बनाया जाता है लेंस, और डिसाइड होती है उसकी फोकल लेंथ। तो ये फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1, फिर 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1n2, ठीक है, और 1n2 का मतलब दोनों मीडियम है, लेंस के एक साइड वाला फिर लेंस के दूसरी साइड का। फिर यहाँ पर जो r1 r2 है वो लेंस के दोनों साइड की रेडियस है, जो दो कर्वेचर उसके हो गए। क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव लेंस की कर रहे हैं, तो उसमें दो कर्वेचर होंगे। अब दोनों कर्वेचर की रेडियस सेम भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पर उसको दे रखा है, अगर सेम है तो सेम लगाएंगे और अलग अलग है तो अलग अलग देखेंगे। इसके अलावा फिर आगे हम चलते हैं, जो आता है हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला। तो सिंपल से आपको इन फार्मूले को देखना है और ज़्यादा इस पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। न्यूटन्स फार्मूला क्या है, तो न्यूटन फार्मूला ये रहा हमारे पास। मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये रखा है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन में ये कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस हो जाता है और ये सेकंड फोकस हो जाता है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। और फर्स्ट फोकस से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर O, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से वो है x डैश, ठीक है। अब जो फर्स्ट फोकस है उसका ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका फोकल लेंथ है, यहाँ पर फर्स्ट फोकल लेंथ वो है f डैश, ठीक है, और जो प्रिंसिपल फोकस है उसकी है f, ठीक, फोकल लेंथ। और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको मिलती है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो इमेज मिलती है उसका जो डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमने किससे नापा है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापा है वो फर्स्ट फोकस से है, और जो हमारे पास इमेज है, इमेज का डिस्टेंस हमने निकाला है वो है सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस से। तो ये वाली कंडीशन में एक रिलेशन होता है क्या, कि इस कंडीशन के अंदर जो दोनों फोकल लेंथ होता है इनका मल्टीपल उनके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और इमेज की जो डिस्टेंस है उनके रिस्पेक्टिव फोकस से, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस से, उसके मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर निकलेगा f इंटू एफ डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डैश, ठीक है, f इंटू एफ डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डैश। तो ये आपको यहाँ पर ये रिलेशन मिलेगा, यही है न्यूटन्स फार्मूला। इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों ही जो हिस्से हैं दोनों की अगर फोकल लेंथ बराबर है, यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर, तो फोकल लेंथ भी बराबर होगी। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू एफ डैश हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा f स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आप एफ डैश की जगह पर f रख देंगे तो f स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश। तो ये आपको मिल जाएगा, ये न्यूटन्स फार्मूला है। और इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला सिंपल सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इसको पहले रब करते हैं फिर आगे और चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं एरियल मैग्निफिकेशन की। एरियल मैग्निफिकेशन क्या है,
तो यहाँ पर हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन तो पढ़ रखा है आपने, पर एरियल मैग्नीफिकेशन का मतलब आ गया कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इमेज है उसके एरिया से हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन याद होगा तो आप वहाँ क्या कहते हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके लिए ये मेरा था आई अपॉन ओ मिल गया था। अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस के लिए ये वी अपॉन यू भी हो जाता है एरियल मैग्नीफिकेशन। तो ये एरियल मैग्नीफिकेशन इतना है, तो सॉरी ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है। एरियल मैग्नीफिकेशन कैसे निकालेंगे, कितना होगा उसको देखते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं एम ए, ठीक है, यानी एरियल मैग्नीफिकेशन। क्लियर। अब ये एम ए कितना होगा, एम ए हो जाता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हाइट लगाते थे हम इमेज की और ऑब्जेक्ट की, उसका रेशियो होगा करता था लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ इमेज एंड एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा एरियल मैग्नीफिकेशन। इसके अलावा एरियल मैग्नीफिकेशन का एक रिलेशन और होता है, ये बराबर होता है किसके, हमारे पास जो हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसके स्क्वायर के। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है एरियल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर चेंज करें तो यहाँ पर हम वी अपॉन यू इस फॉर्मूले से अगर रखें तो और भी हमको मिल जाएंगे। जैसे कि सिंपल सा अगर क्या करें, आप इसको वी को क्या करें, यू को इधर ले आएँ, 1 अपॉन यू यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर आने के बाद, ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 अपॉन वी, ये वी एफ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एफ माइनस वी 1 अपॉन यू। ठीक है, इसको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो v से मल्टीप्लाई करोगे तो v अपॉन यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी। ठीक है, नीचे से b डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना मिल जाएगा हमें, यानी हम v अपॉन यू की जगह पर लिख सकते हैं f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको यानी हमारे पास जो m है इसको हम क्या लिख सकते हैं, f माइनस वी अपॉन एफ। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर अगर आपने लिखा है तो एम स्क्वायर की जगह पर इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप बी अपॉन यू का स्क्वायर भी कर सकते हैं और यहाँ पर अब एफ माइनस वी अपॉन एफ का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्लियर। और भी आप चेंजेस कर सकते हैं, कैसे कि आप 1 अपॉन वी को इधर ही रहने दें, इसको इधर ले आएँ, तो दूसरा आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो 1 अपॉन वी इस साइड है, 1 अपॉन एफ इधर गया, तो 1 अपॉन यू इधर गया, 1 अपॉन एफ के साथ जो प्लस हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ होगा एफ यू। ठीक है, एफ यू हो गया और यहाँ पर ये यू प्लस एफ। ठीक है, 1 अपॉन वी, यू को आप इधर कर दीजिए तो यू अपॉन वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ अपॉन एफ। इसको आप एक काम और करिए, फिर इसको आप सीधा करके घुमा दीजिए तो वी अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो यहाँ पर वी अपॉन यू को एक बार ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर वी अपॉन यू लिख सकते हैं एफ अपॉन एफ प्लस यू। तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एफ प्लस यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ए इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, लीनियर मैग्नीफिकेशन और हमारे पास जो एरियल मैग्नीफिकेशन उसका रिलेशन भी आपको पता चल गया। तो सिंपल सा एरियल मैग्नीफिकेशन कुछ बड़ा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एरिया की बात करते हैं ऑब्जेक्ट के। तो हमारे पास इमेज के एरिया और ऑब्जेक्ट के एरिया का जो रेशियो होता है वो एरियल मैग्नीफिकेशन होता है, जो लीनियर मैग्नीफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से फॉर्मूला रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो पूछा नहीं जाता वैसे फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन, पर आप इतना ध्यान रख सकते हैं जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस में फॉर्मूले सीधे पूछे जा सकते हैं। तो इसको पहले रब करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास है, देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड में रिलेशन क्या हो सकता है, अब ये रिलेशन कैसे है वो भी देखते हैं। अगर आपके पास कोई एक लेंस है और वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर लेंस की तरफ मोशन कर रहा है तो वो किसी स्पीड से अगर आ रहा है तो इमेज भी किसी दूसरी स्पीड से चेंज होगी। ठीक है, इमेज की स्पीड भी अलग हो जाएगी। अब वहाँ डिपेंड करता है कि वो पोजीशन कौन सी है। तो इमेज या तो लेंस की तरफ भी आ सकती है और उससे दूर भी जा सकती है, पर उसकी स्पीड क्या होगी वो कैसे निकालेंगे, उसमें क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं हम। सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको पढ़ लेना है हमें। क्या, तो यहाँ पर हम अगर इमेज की स्पीड देखेंगे तो इमेज की स्पीड को मैं वी आई से दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ आपको एक कन्फ्यूज़न नहीं करनी है। ये वी आई जो है वो इमेज की स्पीड है, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना। ठीक, तो वी आई इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज या स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू इन टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको इतना मिल गया सिंपल से, आपको इतना फॉर्मूला ध्यान रख लेना है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है हमारे लेंस की तरफ, ठीक है, दूर कर रहा है, वैसे तो ये उसकी ओर ही लिया जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस की तरफ ही आ रहा है, तो लेंस की तरफ अगर वो इसी स्पीड से आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इमेज की स्पीड ये होगी, ये इतनी सी जो आपको वी ओ दिख रही है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वो है F/F+u इंटू वी ओ। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। और फिर हमारे पास अगला चलते हैं, हमारे पास लेंस इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम किसी लेंस को लिक्विड के अंदर डुबो दें तब उसकी फोकल लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो वो देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें आती हैं, इसको ध्यान रखना है। अगर हमारे पास कोई सिंपल हमारे पास लेंस है तो हम उसकी अभी फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो लेंस मेकर फॉर्मूला था, ये था 1/(n2 - 1/(r1 - 1/(r2)। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर इसको हमने क्या करा है, इस लेंस को जिसका जो मटेरियल था, यहाँ जो इसका ग्लास है, ग्लास के लिए जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, यहाँ पर ग्लास की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो वो है ANG। ठीक, और अगर हम लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ANL। क्लियर, ग्लास का ANG और लिक्विड का ANL। और अगर इस ग्लास से बने हुए किसी लेंस को हम इस लिक्विड के अंदर यानी ANL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड के अंदर अगर डुबो दें तो हमारे पास उसकी फोकल लेंथ और नेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने उसको अंदर डुबोना है, तो उसके डुबोते हुए यहाँ पर जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा, और ये वाला जो मीडियम है वो बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा lng-1/(1 - r1 - 1/(r2)। क्लियर, अब क्या हो गया, यहाँ पर ANG की AN1N2 की जगह पर हो गया LNG। अब ध्यान देना, ग्लास का है बाद में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, लिक्विड के, क्योंकि इसको हमने लिक्विड में डुबोया है तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्लास है, जो मटेरियल है जिससे आपने बनाया है वो लेंस, उसको जिस मीडियम में रखोगे उसके रिस्पेक्ट में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, GNL नहीं करना है, वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम LNG को, हालांकि आपको सीधे फॉर्मूले दिखाकर क्वेश्चन नहीं आता है, अभी मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगा, उन 3 कंडीशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो LNG को हम लिख सकते हैं ANG/ANL। ये आपको पता है, हम पीछे भी कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। तो LNG को हम लिख सकते हैं ANG, ठीक है, ANL। क्लियर, अब आगे क्या चेंजेस आते हैं पहले थोड़ा सा रब करते हैं फिर चलते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर ANG ग्रेटर देन ANL। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि जो हमने कांच का, जो ग्लास का लेंस लिया था, उस लेंस की फोकल, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये लेंस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं, वो ये ना लेकर चलिए कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, दोनों ही हैं। तो अगर उस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाता है तब क्या चेंजेस आते हैं नेचर में, और क्या आते हैं उसकी फोकल लेंथ में। तो नेचर में उसके कोई भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ कर देंगे नो चेंज। तो नेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है, इसका मतलब अगर वो कॉनकेव है तो कॉनकेव कॉनकेव रहेगा। ठीक है, कॉनकेव है तो वो भी कॉनकेव ही रहेगा। क्लियर, और कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स ही रहेगा। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, नेचर उसका नहीं बदलेगा। फिर आ जाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, चाहे वो जो भी होगा उस लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कॉनकेव है तो कॉनकेव की इंक्रीज हो जाएगी, और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की भी इंक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है ANG इज इक्वल टू ANL। ठीक है, यानी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास यहाँ पर जो लिक्विड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तब जो नेचर है वो चेंज होगा। पर ये कैसे चेंज होगा,
तो नेचर ये चेंज होगा कि आपने अगर कॉनकेव लिया है या कॉन्वेक्स लिया है, ये दोनों ही लेंस एक ग्लास की एक प्लेन शीट की तरह या प्लेन प्लेट की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएंगे, प्लेन, ठीक है, शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, प्लेन शीट ऑफ ग्लास बन जाएंगे। यानी आपको सिंपल सा ये ग्लास शीट दिखाई देगी। इसका मतलब लेंस, दोनों ही लेंस क्या हुए, चाहे आपने कॉनकेव लिया हो या कॉन्वेक्स लिया हो, दोनों लेंस अगर उस स्थिति में जब जहाँ पर कि ANG इस बराबर होगा ANL के, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गए, तो ये प्लेन शीट ऑफ ग्लास की तरह बिहेव करेगा। जहाँ पर आपको पता है कि अगर कोई प्लेन शीट होती है या प्लेन मिरर होता है, तो अगर प्लेन ग्लास है या प्लेन मिरर है, दोनों की जो फोकस दूरी होती है या फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ की बात करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ हो जाती है इन्फिनिटी। इन्फिनाइट फोकल लेंथ का वो एक प्लेन ग्लास बन जाता है, चाहे वो कॉनकेव हो या वो कॉन्वेक्स। तो ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन को भी लिखते हैं हम। थर्ड कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तो थर्ड कंडीशन के लिए आपको समझ में आ गई होगी कि थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक, तो थर्ड कंडीशन निकालते हैं। उसमें हो सकता है हमारे पास ANG लेस देन ANL। अब ये कंडीशन है, तब क्या होगा, तब नेचर में क्या होगा, तो ये नेचर में ये चेंजेस आएगा, नेचर हो जाएगा ऑपोजिट। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट नेचर। ऑपोजिट नेचर का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो अगर आपके पास कॉनकेव लेंस आप यूज़ कर रहे हैं और अगर उसको आपने किसी लिक्विड में डुबाया है तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स, यानी कॉनकेव बन जाएगा कॉन्वेक्स। और अगर आपने कॉन्वेक्स यूज़ करा था पहले तो वो बन जाएगा कॉनकेव। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने इस तरह का ग्लास लिया है या इस तरह का आपके पास लेंस है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो कॉनकेव कॉन्वेक्स बन जाएगा और कॉन्वेक्स कॉनकेव बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका फोकल लेंथ में क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ आप कर देंगे नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, यानी फोकल लेंथ तो वही रहेगी पर यहाँ पर उसके नेचर बदल जाएगा। नेचर बदल रहा, फोकल लेंथ वही है। तो ये तीन कंडीशन है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लें और नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कटिंग ऑफ लेंस। सिंपल सा है हमारे पास। कटिंग ऑफ लेंस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अलोंग, यानी कटिंग अलोंग, आप कह सकते हैं कटिंग अलोंग ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कटिंग अलोंग ऑप्टिकल सेंटर। अब ये क्या होगा, आपके पास एक ही लेंस है। ठीक है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आपके पास कितनी है, f है। ठीक है, ये f क्या है, इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ इसकी आपके पास f है और इसके आपके पास की पावर जो है वो कितनी है, पावर आपके पास p है। क्लियर। तो इसका जो आपको पता है कि इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा वो बीच में होगा। ठीक है, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। आपने इसको ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग अगर काट दिया तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा, जो कैसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा आपके पास ये हो जाएगा। इस तरीके से आपके लिए दो लेंस यहाँ पर मिल जाएंगे जब आप इसको कैसे काटेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग। तब यहाँ पर क्या होगा, जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो 2f हो जाएगी, यानी इसकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। यानी फोकल लेंथ कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई। और साथ में जो इसकी हम बताएं पावर है, तो पावर आपकी p/2 हो जाएगी और इसकी भी पावर p/2 हो जाएगी। यानी फोकल लेंथ दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है और हाफ जो पावर है वो हाफ हो जाती है। अगर किसी भी लेंस को हम कैसे काटेंगे, उसके अलोंग, यानी ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग, तब इस कंडीशन, ये कंडीशन हमको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है सिंपल सा कि अगर किसी लेंस को फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग काटा जाए तो निम्न में से या इनमें से कौन सा हमारे पास एक पेयर ठीक है या सही है। तो पेयर में ये हो सकता है 2f एंड p/2। ठीक है, यहाँ उसको बोल देगा कि फोकस दूरी दुगनी हो जाएगी और आपके पास जो क्षमता है उसकी पावर है वो आधी हो जाएगी। इस तरह से करते हुए अलग अलग आपको 4 कॉम्बिनेशन बना देगा, जिसमें से ये कॉम्बिनेशन सही होगा कि पावर आधी हो जाएगी और फोकल लेंथ दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। सेकंड हमारे पास दूसरा तरीका हमारे पास क्या है काटने का, अलोंग प्रिंसिपल
एक्सिस, ठीक है। तो अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेंस हो गया। अब आप सभी जानते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से जाएगी, वो ये जाती है, ठीक है। अगर आपने इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग काट दिया है तो आपको इस तरह से दो हिस्से मिलेंगे, एक ये हिस्सा होगा और एक आपको फिर ये हिस्सा मिलेगा। अगर इस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ है f और पावर है p, तो इस कंडीशन में इसकी फोकल लेंथ हो जाती है f और पावर रहती है इसकी p। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये सिंपल से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। तो इसमें सिंपल सा है कि फोकल लेंथ और आपके पास जो पावर है वो सेम रहेगी। इसका मतलब जैसे जैसे इमेज की जो फॉर्मेशन मिलती है वो उसी पावर के साथ आपको मिलेगी, वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं इसको रब करने के बाद हम। तो चलिए अब हम देखते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अब यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन, यहाँ ध्यान दें आप, अगर आपने सिर्फ मैथ जो साइंस है आपने केवल 10th क्लास तक की पढ़ी है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, सिंपल समझना आपको। तो ये एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, आपने सीधे सीधे ये तो देखा ही होगा कि एक प्रिज्म से किस तरह से लाइट का डिस्पर्सन होता है। तो डिस्पर्सन होने में यहाँ पर आपको लाइट रेज जो मिलती हैं वो किस तरह से होती हैं, बेबिग्योर की फॉर्म में मिलती है, यानी जो इसका पैटर्न होता है, नीचे से शुरू करते हैं तो बेबिग्योर पैटर्न जो इसको मिलता है आपको। तो उसके अंदर आप कोई सी भी अगर दो लाइट ले लेते हैं, दो कलर की लाइट या एक्सट्रीम रेज ले लेते हैं लाइट की, या एक्सट्रीम कलर ले लेते हैं, उनके बीच में, क्योंकि वो दोनों देखिए अलग अलग मिलती है हमको, जो हमारे पास वॉयलेट है वो नीचे मिलेगा और रेड ऊपर मिलता है, तो इनके बीच में एक एंगल होता है, उस एंगल को ही हम बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, द डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डेविएशन, ठीक है, एंगल्स ऑफ डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा है, डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में जो डिफरेंस है, तो देखिए एंगल के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो वो भी एंगल निकलेगा, तो वो एंगल क्या है, ये थीटा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, ये वाइट लाइट रह गई थी, यहाँ पर आके ये 2 में डिवाइड हो गई, हालांकि ये टोटल 7 में डिवाइड होगी, पर यहाँ पर हमने 2 दिखाई है, वॉयलेट और रेड, ठीक है, वो नीचे वाली और ऊपर वाली। तो ये इस तरीके से जब आगे गई तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन जो वॉयलेट कलर की लाइट का था वो डेल्टा वी था और रेड कलर की लाइट का था वो डेल्टा आर था। अब यहाँ पर ये 2 लाइटें आगे चली गई, इन दोनों को अगर हम पीछे मिलाएंगे तो पीछे जाके अगर ट्रेस करें तो ये हमारी इस जगह पर मिल जाएंगी, इस पॉइंट पर, और इनके बीच में एक एंगल मिलेगा थीटा, और यही थीटा हो जाता है हमारा क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो गया, थीटा। अब क्या कह रहा है, एंगुलर डिस्पर्सन इज द डिफरेंस इन द एंगल्स ऑफ डेविएशन। तो डेविएशन एंगल के बीच में डिफरेंस, तो ये एंगल है डेविएशन का और ये भी एंगल डेविएशन का है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन। तो इनके बीच में डिफरेंस हो गया, तो यही है हमारा क्या, एंगुलर डिस्पर्सन। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया लिखने का। इसको एक दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का वो देखते हैं। आपने पीछे पढ़ा था, अगर मैंने कहा था आपके पास बहुत पतला प्रिज्म है तो पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम इज इक्वल टू हम करते थे यहाँ पर एन वी या एन जो भी आप ले लेंगे n-1 अप a, ठीक है, n-1 a, ये आपने लिया था। अब यहाँ पर अगर हम v की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर nv हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा nv-1 a माइनस nr-1 a। क्लियर? इसके लिए आपने इसका अलग लगा दिया, इसके लिए आपने इसका अलग फॉर्मूला लगा दिया। v है तो यहाँ पर v आ जाएगा, r है तो r आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके लिए, वायलेट कलर की लाइट के लिए, और ये रेड कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से अगर आप a को कॉमन निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, nv-1 और माइनस nr और माइनस होते जाएगा प्लस हो जाएगा 1a। तो यहाँ से a 1 से 1 कैंसिल, तो nv माइनस nr जो आपको मिलेगा, ठीक है, nv माइनस nr इंटू a, ये आपके पास हो गया थीटा। तो यही है आपका एंगुलर डिस्पर्सन। तो सिंपल सा एंगुलर डिस्पर्सन आपको समझ में आ गया। और इसके अलावा आपको और चलते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर। अब ये डिस्पर्सिव पावर क्या है, किसी मीडियम की या हम कहते हैं लेंस वो प्रिज्म की। तो प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाती है, एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन, ठीक है, अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन
फॉर मीन कलर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मीन कलर। तो यहां पर एंगुलर डिस्पर्सन हम निकालेंगे, वो कितना हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, ये एंगुलर डिस्पर्सन जो निकाला है, आपको ध्यान रखना है फिर से, ये वॉयलेट और रेड के बीच में आपको एंगुलर डिस्पर्सन निकालना है। तो ये आपके पास हो जाता है एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन आपने इसके बीच में कितना निकाला था, NV माइनस NRA। तो ये तो आपका होता है एंगुलर डिस्पर्सन किसके बीच में था, ये वॉयलेट और रेड कलर की लाइट के बीच में। और नीचे करना है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मीन कलर। तो मीन कलर आपका होता है येलो, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ क्यों होता है मीन कलर। इसका रीजन बताया था कि अगर आप इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ यानी वॉयलेट और रेड की वेवलेंथ का मीन निकालेंगे तो आपको मिलेगा येलो कलर। ठीक है, येलो कलर की वेवलेंथ मिल जाती है, इसीलिए उसको मीन कलर बोलते हैं। तो येलो के लिए अगर आप इसी तरीके से लगाएंगे तो अगर यहाँ पर डेल्टा बाई हो जाएगा, तो डेल्टा बाई होने पर ये हो जाएगा NY माइनस 1A। तो यहाँ A से A कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। तो ये आपको सिंपल से एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि हम आपके डिस्पर्सिव पावर के लिए। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्पर्सन क्या था, जो आपकी एक्सट्रीम लाइट रे कलर हैं उनके बीच में जो आपके जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहे थे उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। और यहाँ डिस्पर्सिव पावर क्या बोलती हैं, उनके बीच में जो एंगुलर डिस्पर्सन हमें मिल रहा था रेड और वॉयलेट कलर की जो रे थी, तो उसके और साथ में जो हमारा मीन कलर है उसके रेशियो को हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना सा। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं फिर आगे चलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं। नाम से कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑप्टिक्स से ही लेना देना है। अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे ऑप्टिक्स पर ही डिपेंड करते हैं और उनको उसी पर लेकर ही बने होते हैं, यानी उसी प्रिंसिपल पर ही आधारित होते हैं। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि लेंसेज से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो लेंस यूज हो रहा है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो फिर इनका यूज क्या है इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं। एक ये हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत छोटा है उसको देखने के काम आते हैं, क्योंकि जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखाई नहीं देगा, तो उसको अगर हमें डिटेलिंग से देखनी है, उसको क्लियर देखना है, उसका मैग्नीफाइंग एक फिगर देखना है या इमेज देखनी है, तो हमके लिए हमें इन ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज करना होता है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ चलें तो हमारे पास एक दूसरा रीजन आता है इसको यूज करने का, वो ये है कि हमारे पास जो दूर ऑब्जेक्ट है या प्लैनेट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें अगर हमें देखना है, उन्हें उनका मैग्नीफाइड फिगर देखना है, तब भी इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्कोप और दूसरे होते हैं टेलीस्कोप। और माइक्रोस्कोप भी आपके पास दो टाइप के हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हम पूरा करते हैं और चलते हैं आगे क्या है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास होता है, इसमें क्या होता है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसा हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लिए एक कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है और बहुत ज्यादा छोटी तो नहीं पर काफी अच्छी खासी छोटी ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। ये ऑब्जेक्ट माइक्रो लेवल पर छोटे नहीं होते हैं, ये सिंपल छोटे होते हैं कि जिसको जैसे कि आपने सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, वही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। अब इसमें केवल एक ही लेंस यूज होता है और यूज वही है कि छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफाइड फिगर मिलेगा हमें, जिससे हमें वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैं इससे जो आपको फिगर मिलेगा वो होता है इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं उसकी वर्चुअल इमेज होती है। ठीक, अब वर्चुअल इमेज होने की वजह से वो सीधी तो होती है और फिर साथ में आपको ध्यान रखना है सीधी होती है, पर वर्चुअल होने की वजह से इसको हम किसी कर्टेन पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमको केवल दिखाई देगी, ये कहीं पर बना नहीं सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है माइक्रोस्कोप के अंदर, वो आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज है इसमें हम बात कर रहे हैं वो है मैग्निफिकेशन की। ठीक, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, इसको हमें देखना है इसमें। तो मैग्निफिकेशन के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है, पहला कि या तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो हमको इन्फिनिटी पर मिलेगी, या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमको नियर पॉइंट पर मिलेगी। तो यहाँ पर पहला हम चलते हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, अगर इमेज कहाँ मिलती है हमारे लिए, नियर पॉइंट पे, तब ये जो मैग्निफिकेशन है, यहाँ पर लीनियर या एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं,
तो वो हो जाता है 1+d/f। यहाँ पर जो d है वो है नियर डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं जो सबसे छोटी वाली दूरी होती है जहाँ तक हम साफ साफ देख सकते हैं, वो जो कि होती है एक नॉर्मल आर्क के लिए 25 सेंटीमीटर, और f है उस लेंस की फोकल लेंथ। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पर चलें तो हम कहेंगे व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर इमेज इन्फिनिटी पर मिलती है तब क्या होगा, इसके लिए एक चीज और भी कह देते हैं कि जब इमेज रिलैक्स आई के लिए बने, ठीक है, या जब इमेज की बात हम कब कर रहे हैं रिलैक्स आई के लिए, तो हमारे आई रिलैक्स कब होती है, जब इमेज मिलती है हमारे इन्फिनिटी पर। उस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है d/f। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल से आपको ये दो फॉर्मूले याद रख लेने हैं, ठीक, और इन्हीं का यूज करना है। और आप समझ में आ गया, सिंपल में यानी जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है उसके अंदर सिर्फ एक लेंस होता है, और जो हमारे पास अगला माइक्रोस्कोप है जिसकी हम बात करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अंदर हमारे पास दो लेंस होते हैं। तो पहले तो इसको रब करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फिगर आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर दो लेंस हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिंपल में हम सिंगल एक लेंस यूज कर रहे थे जो कॉन्वेक्स था, यहाँ पर दो करते हैं। अब दोनों कॉन्वेक्स लेंस थोड़े से अलग होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। बोल सकते हैं आप इसके एक रेडियस बड़ी होती है, या फोकल बड़ा होता है, या उसका प्रेशर बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों छोटे बड़े क्यों यूज करे गए उसको हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दो तो हो गए, एक छोटा लेंस हो गया एक बड़ा लेंस हो गया। अब यहाँ पर जो छोटा लेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो एक बड़ा लेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई पीस। अब जो छोटा लेंस हमने ऑब्जेक्टिव क्यों यूज करा, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीजों को देखते हैं, तो छोटी चीज से जो लाइट आती है, लाइट रेज आती है, बहुत कम होती है। ठीक है, जो से अट्रैक्ट रिफ्लेक्ट होकर लाइट रेज आ रही है बहुत कम है। अब अगर यहाँ पे बड़ा लेंस यूज कर लेंगे तो होगा ये कि जब लाइट रेज उस लेंस से चलेंगी, उस लेंस में पहुंचेंगी, तो पूरे लेंस में फैल जाएंगी और काफी जो होंगी एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी तो लेंस के द्वारा। तो जिससे लाइट रेज कम पहुंचेंगी उसके आगे, जिससे यहाँ पर जो इमेज मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसकी क्लियरिटी कम होगी। तो इससे बचने के लिए, ताकि ज्यादा लाइट रेज उसमें खराब ना हो, क्योंकि पहले से काफी कम लाइट रेज आ रही है, इसीलिए हम उसको छोटा यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जितनी भी लाइट रेज है वो ज्यादातर हमारी आंख में पहुंचे, उसके दोबारा जब वहां पर फिर से हमारे पास रिफ्लेक्शन की इवेंट होता है, घटना होती है, उसके बाद हमारी आंख में दोबारा से पहुंचे ज्यादातर लाइट, या ज्यादा सबकी सब लाइट पहुंच जाए, इसलिए वहां पर बड़ा लेंस यूज करा जाता है आंख की तरफ। तो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होता है वो छोटा होता है, और आंख की तरफ जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि दो लेंस हो गए, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो वो भी दो से हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस से जो आप करेंगे डिस्टेंस मेजर, तो वहां पर उसको आप UO, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है तो UO, इमेज का है तो VO, और फोकल लेंथ का है तो FO की बात करेंगे। ठीक है, और यही अगर आप बात करते हैं आई पीस की, तो इसके अंदर अगर आप मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आप बोलेंगे इसे UE, और इमेज की तो VE, और फोकल लेंथ तो UFE। क्लियर? अब फिर आगे क्या होगा इसके बाद, फिर हम बात करते हैं वही मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन, ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर एक भी बात और समझ लें, क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो यहाँ पर इसको जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्षमता के होते हैं, यानी उनकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इससे हम बहुत ही छोटे यानी माइक्रो लेवल के जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखते हैं। जो हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आपने देखे हैं जिसका यूज़ हम बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह को देखने में करते हैं, सेल्स को देखने में करते हैं, तो वो यही माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक, तो यहाँ मैग्निफिकेशन वही कंडीशन आ जाती है पहली, व्हेन image is formed at near point। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहाँ पर फाइनल इमेज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? फाइनल इमेज, यानी फाइनल जो इमेज मिलेगी उसकी बात हो रही है, वो कहाँ मिले? नियर पॉइंट पे। क्यों फाइनल बोल रहे हैं यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले एक इमेज उससे मिलेगी, उससे इमेज जो मिलेगी वो हमारे पास जो आई पीस वाला लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कौन सी? पहली इमेज, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर उस ऑब्जेक्ट की जो दूसरा मिला है हमें, उसकी एक फाइनल इमेज मिलेगी। अगर वो नियर पॉइंट पे मिलती है तब मैग्निफिकेशन क्या होगा? तब होगा वो m इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D/FE। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि VO क्या है। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से यूज करे हुए डिस्टेंस है, उसे नापे हुए, तो VO उसकी इमेज का जो
दूरी है किससे है, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है ऑब्जेक्टिव लेंस से, ठीक है। और यहाँ पर जो एफ आपको दिख रही है वो आपके पास आई पीस वाला जो लेंस है, या आई लेंस भी जिसको बोलते हैं, उसकी फोकल लेंथ है। डी यहाँ पर नियर पॉइंट या नियर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है। और इस कंडीशन में लेंथ, अगर ये वाली कंडीशन में मिल रहा है तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी होती है, वो होती है VO प्लस UE। क्या होती है, VO प्लस UE। तो आपको ये मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो VO प्लस UE ये हो जाती है माइक्रोस्कोप की लेंथ। फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। अगर वो हमको मिलती है इंफिनिटी पर, तब क्या हो जाएगा, तब वहां पर हमारे पास मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ठीक है, U0 V0 U0, ठीक है, या VO UO बोल सकते हैं, और D अपॉन FE। तो ये हमारे लिए मिल जाता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, कब, जब इमेज मिलती है इंफिनिटी पर। और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाती है आपके पास VO प्लस FE। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसको अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यूज करा है VO अपॉन UO। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो V अपॉन U मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है, आपको ध्यान होगा। इसका मतलब यहाँ जो ये जो लग रहा है वो क्या है, मैग्निफिकेशन है। क्या है, मैग्निफिकेशन है। कौन से लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का। अगर मैं इतने को छोड़ दूं आपको तो आप सिंपल बोलेंगे ये मैग्निफिकेशन है किसी लेंस का, और कौन से लेंस का, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहाँ पर अगर m को अगर हम ब्रेक डाउन करें, स्मॉल m को, मैग्निफिकेशन को, तो वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, MO में, ठीक है, किसमें, MO, ठीक, यानी मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। और अगर इसको हम देखें तो आप पीछे जाइए और सिंपल माइक्रोस्कोप को देखो, तो वहां पर हमको ऐसे ही मिला था, तो 1/D अपॉन FE जो मिल रहा था, ये जो होता है मैग्निफिकेशन, ये होता है हमारे पास दूसरा लेंस है जो आई पीस है उसका। तो यहाँ पर MO और ME कर सकते हैं, या कई जगह आपको M इज इक्वल टू M1 और M2 भी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन और आई पीस के मैग्निफिकेशन के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा। तो पहले इसको रफ करते हैं, फिर चलते हैं टेलीस्कोप पे। तो अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या सिंपल इसको टेलीस्कोप हमने सुना होगा। अब टेलीस्कोप क्या होते हैं आप सब जानते होंगे, यानी ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिनका यूज हम करते हैं प्लैनेट्स को देखने में, या ऐसे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट जो हमसे बहुत दूर हैं। बेसिकली तो वो बहुत बड़े हैं, पर दूर होने की वजह से हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर उनको मैग्नीफाइड इमेज देखनी है, बड़ा करके देखना है, तो हम इनका यूज करते हैं टेलीस्कोप का। ये भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ही बनाए जाते हैं, और यहाँ पर यूज होते हैं दो कॉन्वेक्स लेंस, जैसे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस यूज होते हैं। पर यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है, और जो आई पीस होता है वो छोटा होता है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होने का रीजन यहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फिर बनता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होने का रीजन ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास जिसको हम देख रहे हैं, प्लेनेट है या हमारे पास कोई स्टार है जिससे दूर है, दूर से वो बहुत छोटा है, उससे जितनी भी लाइट आ रही है हम चाहते हैं वो सारी लाइट लेंस के अंदर से रिफ्लेक्ट हो, या हम कहें मेजॉरिटी ऑफ लाइट रेज उसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो। तो इसलिए हम लेंस को लेते हैं बड़ा, क्योंकि अगर लेंस को हमने छोटा लिया तो वहां पर लाइट रेज कम उसके अंदर जाएंगी, और फिर आगे भी लाइट रेज कम पहुंचेंगी, जिससे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फिगर जो हमें वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं बड़ा लेंस यूज करें, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसे बड़ा यूज करते हैं, और आई पीस उसके कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों में कि उसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव छोटा लेते हैं, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा लेते हैं। रीजन समझ में आ गया, ठीक है। रीजन एक तरीके से वही है कि हम मैक्सिमम, हमें ज्यादातर लाइट चाहिए, वहाँ छोटा है तो हम सोच रहे हैं ज्यादा फैल ना जाए, उसी के अंदर खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने छोटा लिया था कि कम फैले और ज्यादातर पहुंच जाए रिफ्लेक्ट होकर। और यहाँ बड़ा इसलिए लिया कि ज्यादा लाइट को अपने अंदर से जाने दे, छोटा लेंस लोगे तो लाइट इधर उधर निकल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैग्निफिकेशन में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भी दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस। तो वहां पर वही फिर से वही चीज आ जाती है आपके पास, किस तरीके से आप UE UO VO VE ये लेंगे, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर तब जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। अब फाइनल इमेज जब मिलती है वो नियर पॉइंट पे, तब क्या होता है, तब मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस
एफ ई अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाता है आपके पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ठीक, तो जब इमेज हमको मिलती है नियर पॉइंट पर, तब उसे कहते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो वो होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। यहाँ पर एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है और एफ ई आपके पास आई पीस की फोकल लेंथ है, फिर इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, डी आप जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर नीचे चलते हैं, हमारा फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी फोकल लेंथ या हम कहें इन टेलीस्कोप की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो पहले इसको समझ में आ गया होगा आपको, मुझे लगता है। तो आप यहाँ पर इसकी लेंथ भी ले लें। यहाँ पर इस कंडीशन में जो लेंथ होगी टेलीस्कोप की वो हो जाएगी एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ई, और इस कंडीशन में हो जाती है वो एफ ओ अपॉन एफ ई। तो ये आपको यहाँ पर जो इनकी लेंथ है वो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ पर लेंथ से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और यहाँ पर ऑप्टिक्स का हमारा रे ऑप्टिक्स वाला हिस्सा पूरा खत्म हो जाता है और फिर हमारे पास आता है वेव ऑप्टिक्स, जिससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम फिर कभी चलेंगे। अगला हम जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो ऐसा चैप्टर होगा जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी में लगे रहें।